हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनियन स्टडी पॉइंट पर। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 के 9 चैप्टर प्रकाश के बारे में। कल हमने पढ़ा था कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनते हैं, उनकी स्थितियां पढ़ी थी 6 हमने, उनके बारे में डिटेल से पढ़ा था, कौन सी स्थिति कैसे बनती है। आज हम उसकी एक टेबल बनाएंगे ताकि कोई भी एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि जब कोई बिंब अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। और आपने अगर हमारी पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप पहले वाली क्लास देख सकते हैं ताकि ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आए। तो हम टेबल बनाते हैं। तो कल हमारा पहला पॉइंट क्या था? जब वस्तु अनंत पर हो, वस्तु या बिंब अनंत पर हो तो उसकी प्रतिबिंब स्थिति कहाँ बनेगी? जब अनंत पर हो तो उसकी प्रतिबिंब स्थिति बनेगी एफ पर। एफ मतलब फोकस। और उसका स्वरूप वास्तविक व उल्टा। आकार बहुत ही छोटा। दूसरा पॉइंट था जब वस्तु वक्रता के अंदर सी व अनंत के मध्य हो, तब इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? सी व एफ के मध्य। और इसका स्वरूप वास्तविक व उल्टा। आकार छोटा होगा। तीसरा पॉइंट था अनंत पर ले ली, अनंत वक्रता केंद्र और सी के मध्य ले ली। अब लेंगे वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर तो प्रतिबिंब की स्थिति भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगी। वक्रता केंद्र पर। स्वरूप वास्तविक व उल्टा। वास्तविक व उल्टा। और आकार इसका बराबर होगा, जितना बिंब होगा उतना ही उसका प्रतिबिंब होगा। चौथी स्थिति वक्रता केंद्र व एफ के मध्य। तो इसका जो प्रतिबिंब है वो कहां बनेगा? सी से परे। स्वरूप क्या होगा? वास्तविक व उल्टा। आकार क्या होगा? बड़ा। पांचवी स्थिति थी कि वस्तु एफ पर हो, मुख्य फोकस पर, तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर। स्वरूप वास्तविक व उल्टा। और इसका आकार होगा बहुत ही बड़ा, बहुत बड़ा। और छठी स्थिति जो महत्वपूर्ण स्थिति यही थी, वो क्या था कि जब वस्तु एफ व पी ध्रुव के मध्य हो। तब प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के
पीछे की साइड बनेगी, दर्पण के पीछे। और इसका जो स्वरूप होगा वो क्या होगा? आभासी। आभासी व सीधा। और इसका आकार होगा वो बड़ा होगा। अब देखो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की जो 5 स्थितियां हैं उसमें तो सब में वास्तविक और उल्टा बनेगा, और जो एक छठी है वो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में जो वस्तु रखी होगी उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे की साइड बनेगा और वो आभासी और सीधा होगा। आगे हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण की जो स्थितियां थी प्रतिबिंब बनने की उनके बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की स्थितियां। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की स्थितियां। पहली स्थिति है उत्तल दर्पण में जब वस्तु या बिंब अनंत पर हो, तो पहले उत्तल दर्पण का डायग्राम बना लेते हैं। ये उत्तल, ये मुख्य अक्ष, यहाँ पर भी एक होता है, यहाँ पर भी एक होता है, ये भी सी और ये भी सी। अब देखो मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आ रही है, ये तो वापस ऐसी चली जाएगी, इसको आगे बढ़ाएंगे तो इस साइड आ जाएगी, और एक समांतर किरण यहाँ से आ रही है। तो ये परावर्तन के पश्चात ये तो ऐसे इधर चली जाएगी वापस, और ये भी ऐसे चली जाएगी, लेकिन ये यहाँ पे परावर्तन के पश्चात मिलती हुई प्रतीत हो रही है कि ये यहाँ पे बनेगी। तो ये परावर्तन के पश्चात जहाँ पर बनती है वहीं पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो लिख लेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। एफ पर प्रतिबिंब का स्वरूप, ये बनेगा आभासी व सीधा। प्रतिबिंब का आकार, आकार एक बिंदु की तरह है तो हम लिख देंगे बहुत ही छोटा। अब देखते हैं दूसरी स्थिति, जब वस्तु ध्रुव व अनंत के
मध्य हो, उत्तल दर्पण। ये मुख्य अक्ष, ये कोई वस्तु यहाँ पे रखी हुई है, ये परावर्तन के पास वापस इस साइड चली जाएगी और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। ये एफ और एक ये सी, ये यहाँ से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस होकर गुजरेगी। अब दूसरी किरण वक्रता केंद्र से गुजारते हैं, वक्रता केंद्र से गुजारेंगे तो वापस वो किरण जिस दिशा से आएगी वापस परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में चली जाएगी। ये इससे ऐसे आई और वापस ऐसे चली गई। अब जहां पर ये बना, ये यहाँ पर दोनों रेखाएं आपस में कट रही है, तो इसका प्रतिबिंब यहीं पर ही बनेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, P व F के मध्य, P व F के मध्य। और प्रतिबिंब का स्वरूप क्या हो जाएगा, आभासी व सीधा, सीधा। और प्रतिबिंब का आकार प्रतिबिंब से छोटा बनेगा। अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग। पहले हम समझ लेते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। एक तो परावर्तक टेलीस्कोप में, और दूसरा जो वाहनों की हेडलाइट होती है, जो हम 4 व्हीकल या 2 व्हीलर होते हैं उनकी जो हेडलाइट होती है, उनमें जो आगे की हेडलाइट होती है वहाँ पे प्रकाश को ज़्यादा फैलाने के लिए वहाँ पे इसका अवतल का उपयोग किया जाता है। और सेविंग दर्पण में इसका उपयोग किया जाता है। और जो सौर ऊर्जा की सौर भट्टियाँ होती है वहाँ पर प्रकाश की किरणों को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले परावर्तक टेलीस्कोप में दूसरा वाहनों की हेडलाइट में तीसरा है सेविंग दर्पण में, सेविंग दर्पण में। और चौथा है सौर भट्टियाँ होती है, सौर भट्टियाँ, सौर भट्टियों में प्रकाश की किरणों को केंद्रित करने के लिए, ये अवतल दर्पण के 4 उपयोग हो गए। आगे हम देखते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग एक तो जो वाहनों के जो पीछे का दृश्य देखने के लिए जो कांच लगा होता है उसे बोलते हैं पश्च दर्पण, तो उसमें उसका उपयोग किया जाता है।
और एक जो सड़क पे जो लाइटें लगी हुई होती है उसमें भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसका पहला हो जाएगा वाहनों के पश्च दर्पण में, पश्च दर्पण में। और दूसरा हो जाएगा सड़कों की लाइटों में। ये आपके उत्तल दर्पण के दो उपयोग। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।